एक बार सभी लोगों का स्वागत है श्री विश्वनाथ इंटर कॉलेज कलान के यूट्यूब चैनल में। तो आज से हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 से लेकर 12 तक की प्रोग्रामिंग। इस प्रोग्रामिंग को शुरू करने से पूर्व हमें कुछ चीज़ों की जानकारी होना बेहद आवश्यक है, जैसे हैश क्या होता है, इंक्लूड कैसे लिखते हैं और एक पर्टिकुलर सी प्रोग्राम की संरचना वास्तव में दिखती कैसे है, किन स्टेप की हमें ध्यान रखना है, किसको किसके बाद लिखना है। ये छोटी छोटी बातें हम लोग आज इस प्रोग्राम में देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि एक छोटा सा प्रोग्राम बनता कैसा है, कैसे उसे हम कंपाइल कराते हैं, कंपाइल कराने के बाद उसमें कौन कौन सी एरर्स आती हैं और उन एरर को किन बटनों के द्वारा दूर करते हैं या चेक करते हैं और रन कराते हैं। तो ये 6 प्रमुख कार्य आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आज सबसे पहला कार्य है कि हम सी प्रोग्राम की संरचना देखें कि कौन कौन सी लाइनें लिखनी होती हैं। सर्वप्रथम आइए देखते हैं। जब भी हमें सी प्रोग्राम की शुरुआत करनी हो तो देखना होगा कि हमें सॉफ्टवेयर किसका यूज़ करना है। तो बेसिकली अगर आप घर पे लैपटॉप या कंप्यूटर का यूज़ करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर है जिसे बोलते हैं टर्बोसी। आप टर्बोसी का प्रयोग कर सकते हैं। अधिकतर बच्चों के घर में लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, तो इसलिए उनको ये सलाह दी जाती है कि वो टर्बो सी ड्रॉइड इंस्टॉल कर लें। मैं आपको व्हाट्सएप में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा और इस चैनल के नीचे भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसमें आप टर्बो सी ड्रॉइड को और टर्बो सी दोनों को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके बाद बताए जा रहे कार्य को फॉलो कर सकते हैं या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेने के बाद कुछ लाइनें हैं जो हमें लिखनी ही होती हैं। जैसे जो पहली लाइन है उसका प्रारूप कुछ इस प्रकार है, हैश इंक्लूड stdio.h, जहां पर हैश आपका प्री प्रोसेसर है, अर्थात किसी भी कार्य से पूर्व किन किन उपकरणों की आवश्यकता है ये प्री प्रोसेसर को ज्ञात रहता है। जैसे ही हम हैश लगाते हैं और हम लगाते हैं हेडर फाइल, तो वो उस हेडर फाइल के अनुरूप उन इनपुट्स और उन आउटपुट के बारे में सूचना इकट्ठा करके रख लेता है। कैसे? जैसे हम हैश लगाते हैं तो ये इस हेडर फाइल को रीड करता है, पढ़ता है, जिसका पूरा नाम है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। अर्थात एक स्टैंडर्ड इनपुट होता है जिससे हम इनपुट लेंगे, जैसा कि कीबोर्ड, हम कीबोर्ड से ही इनपुट लेंगे, और एक स्टैंडर्ड आउटपुट होता है, अर्थात जो भी हम इनपुट लिए उस पर कार्य किया तो प्राप्त होने वाला परिणाम आउटपुट प्रदर्शित कहाँ किया जाएगा। तो इसके लिए एक स्क्रीन होल्ड करके स्क्रीन का उपयोग किया जाता है। ये सारी सूचना आपकी हेडर फाइल में रखी होती है, जिसको हैश लगाते ही ये पहले से इकट्ठा करके रख लेता है। इस लाइन को समझने में थोड़ा सी प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि ये आपके लिए नया है। आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इस लाइन को लिखने के बाद कौन सी दूसरी कंपल्सरी लाइन है, वो है हैश इंक्लूड, स्पेस मत दीजिएगा, conio.h, और उसके बाद आता है void main छोटे ब्रैकेट जो फंक्शन का द्योतक है। फंक्शन ये इंडिकेट करते हैं कि ये फंक्शन है। तो यहां पर ये हैश इंक्लूड कोनियो का मतलब होता है कंसोल। कंसोल क्या है? जब भी आप रन कराएंगे अपने प्रोग्राम तो आपको एक ब्लैक स्क्रीन, एक आउटपुट स्क्रीन नजर आएगी। आप वहां पर भी इनपुट लेकर के आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। उस स्क्रीन पर इनपुट आउटपुट लेने के लिए ही हम console.h का यूज करते हैं और ये जानकारी हैश को प्राप्त हो जाती है जैसे ही हम यह हेडर फाइल लगाते हैं। और void का मतलब है रिक्त। बच्चों, वास्तव में void का रियल मीनिंग होता है डेटा टाइप होता है, जिसका मतलब होता है एम्प्टी। एम्प्टी मतलब खाली स्थान। कंप्यूटर की मेमोरी में बहुत जगह होती है और ये जगह कभी कभी एक नॉट ऑर्गेनाइज फॉर्म में, अर्थात कोई एक निश्चित क्रम में
सूचनाएं नहीं रखी होती हैं, इधर उधर बिखरी होती हैं, और जब हम प्रोग्राम करते हैं तो हमारा इंफॉर्मेशन डेटा भी उसमें जा करके फिट होने लगता है, जिससे कि हमें इंफॉर्मेशन को गैदर करने में और इंफॉर्मेशन को देने में प्रॉब्लम, दोनों में प्रॉब्लम आती है। तो वॉइड लगाने से ये कुछ ऐसा बिहेव करता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में से कुछ खाली स्थान प्राप्त कर लेता है, अर्थात वहां पे कुछ स्थान को खाली करके अपना मेन अर्थात मुख्य अपना मुख्य प्रोग्राम उस मेमोरी, उस स्थान पर रन कराता है। तो वॉइड का लगाने का केवल यही तात्पर्य है कि वो भरी हुई मेमोरी में से कुछ खाली स्थान ग्रहण कर लेता है और वहीं पर अपने प्रोग्राम, मुख्य प्रोग्राम को रन कराता है। और जैसा ही वो सारे प्रोग्राम रन होते हैं, getch उस आउटपुट रूपी या कंसोल रूपी रन होने वाली स्क्रीन पर आउटपुट को होल्ड करके, पकड़ करके रखता है। ये अभी मैं आपको दिखाऊंगा और उसी समय एक्सप्लेन भी करते चलूंगा। तो आउटपुट को होल्ड करके रखता है कौन? आपका getch फंक्शन, और यहाँ पर ये फंक्शन क्लोज हो जाता है। तो कुछ चीजें एक बार पूरा देखते हैं। जब भी ये ब्रेकेट लगे हों तो ये सूचक है कि ये हेडर फाइल का सूचक है। अगर छोटे दो ब्रेकेट लगे हों तो ये फंक्शन का सूचक है, और अगर ये मंझोले या मंझले ब्रेकेट लगे हो तो ये सूचक है कि आपका जो मेन का स्ट्रक्चर, शुरुआत, जो संरचना है वो यहां से लेकर यहां तक है। हिंदी में हम कहें तो इसको कह सकते हैं कि ये हमारा प्रारंभ है मेन के स्ट्रक्चर का, मेन की संरचना का, और ये जो है ये मेन की संरचना का अंत है, जिसके भीतर ही पूरा प्रोग्राम लिखा जाएगा। ओके, तो अगर हम लोग पुनः रिकैप करें थोड़ा सा, तो कौन कौन सी लाइनें हैं जो जरूरी हैं। तो बेसिकली सी में 6 लाइनें लिखना अत्यंत आवश्यक है, जिसके भीतर ही सारा का सारा प्रोग्राम लिखा जाता है। और वो 6 लाइनें कौन कौन सी हैं? सबसे पहली लाइन है #include stdio, दूसरा है #include conio.h, तीसरा है void main, और चौथा है ये मझला ब्रेकेट जो बताता है कि ये स्टार्ट हो चुका है मेन का प्रोग्राम। पांचवा है getch, एंड लास्ट है, छठा है ये आपका ब्रेकेट जो क्लोज बताता है, अर्थात मेन की संरचना का अंत बताता है। आप जितने भी प्रोग्राम रन कराएंगे वो सारे प्रोग्राम getch के ऊपर और इस मझले ब्रेकेट के बाद ही रन कराएंगे। तो आइए देखते हैं एक प्रोग्राम। कंप्यूटर को प्रारंभ से कुछ नहीं मालूम होता है, उसको जितनी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं केवल वो उतने पर ही वर्क करता है। कैसे? आइए देखते हैं। कंप्यूटर को पहले बताते हैं कि क्या क्या है इनपुट और उस पर उनसे कार्य करवाते हैं। आपकी स्क्रीन पर पुनः वही 6 लाइनें दिख रही होंगी, जैसे कि ये आपकी पहली लाइन है, दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, और ये getch पांचवी, और ये छठवीं। ये कंपल्सरी लाइन है, ये हर प्रोग्राम में रहेंगी। और ये जो सबसे पहली लाइन लिखी जाती है, ये सबसे पहली लाइन है डिक्लेरेशन, जिसे बताते हैं कि कंप्यूटर को बताना कि ये है क्या। तो ये इंटीजर आपका क्या है, अंक को प्रदर्शित करता है, जहां पर a बराबर कितना दिया हुआ है 1 और b बराबर 2 दिया हुआ है। तो कंप्यूटर को ये भी तो बताना पड़ेगा कि c बराबर a प्लस b होता है, क्योंकि वो हमारे बताए गए इंस्ट्रक्शन को ही फॉलो करता है। तो जैसे हम बता देते हैं कि c बराबर a प्लस b है, तो वो समझ जाता है कि अच्छा c में a और b को जोड़ना है, तो वो वैल्यू को जोड़कर c में स्टोर तो करके रख तो लेता है, लेकिन जब तक हम कहें ना तब तक वो प्रिंट नहीं करता है। दैट्स वाई वी आर यूजिंग printf। हम printf फंक्शन का यूज करते हैं और लिखते हैं %d। तो ये c में ढूंढता है कि %d से, फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं इसको, ये ढूंढता है कि ऐसा कौन है जिसका नाम c है और जो वैल्यू को होल्ड करके रखा है। तो जैसे ही वो ढूंढता है पूरे प्रोग्राम में, उसको मिलता है c, और c की जो भी वैल्यू रहती है printf फंक्शन से प्रिंट होती है। तो मैं आपको डायरेक्ट प्रोग्राम पे ले चलता हूं और दिखाता हूं कि कैसे ये वर्क करता है। यहाँ एक बना बनाया प्रोग्राम है जो लिखा हुआ है, वही बिल्कुल सेम टू सेम। इसको लिख लेने के बाद हम कंपाइल पे जाते हैं और कंपाइल कराते हैं, तो हमारे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। और अब रन कराएंगे, यदि सब कुछ सही है तो हमें आउटपुट दिखाई देगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ आउटपुट 3 आया। यहाँ पे एक अलग चीज जो हमने CLR SCR क्लियर स्क्रीन यूज की है, जो कि आउटपुट की स्क्रीन को क्लियर रखती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो
अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप जरूर व्हाट्सएप करें।